अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो मैथ्स है उसका मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सडन बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें यहाँ पे आपको दिया गया उसमें कि द रेडिकल फॉर्म ऑफ x पावर -3/2 इज, तो इसकी रेडिकल फॉर्म जो है वो आपके पास में क्या होगी। तो अभी देखें यहाँ पे ये आपके पास x की पावर -3/2 आ रही है। तो देखिए इससे एक रूल ये होता है कि अगर आपके पास x की पावर फॉर एग्जाम्पल -m लिखी है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर m प्लस m। जब भी पावर नीचे से ऊपर से नीचे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह एक और रूल है कि अगर आपके पास x की पावर m इंटू n लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हैं x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर m। और इसके अलावा रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर जैसे आपके पास x की पावर 1/2 लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, आप इसको लिखेंगे अंडर रूट रेडिकल साइन ये अंडर रूट का और x, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। तो 1/2 या अंडर रूट, तो इसको यूँ भी लिखते हैं और इसको आप ना यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ना आप 2 डाल दो, यहाँ पे आपके पास इसकी पावर जो है वो x आ जाएगी। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ आपके पास ना x की पावर -3/2 आपके पास आ रहा है। तो इसकी जो पावर है इसको हम डिनोमिनेटर में, ये पावर जो है नेगेटिव, इसको डिनोमिनेटर में अगर हम इसको शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो या फिर हम इस ऊपर वाले रूल से, मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर आपके पास x की पावर m इंटू n हो तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 1/x की जो पावर क्यूब है ना, x की पावर 3, और 1/2 को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको 1/2 को बाहर हम लिख लेते हैं। तो 1/2 आपके पास क्या होता है अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट, और यहाँ पे आपके पास में ये अंडर रूट के अंदर ना x का क्यूब बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√x³ आपके पास। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है ना वो इसमें बन है, क्योंकि आप बी जो ऑप्शन है ना इसको टिक कर देंगे। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट देखें कि क्वेश्चन ये है कि which of the given option represent the scientific notation of 0.25 स्क्वायर। 0.25 है, 0.25 है, इसका स्क्वायर है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपने बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 0.25 जो है इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा कि अगर आप 0.25 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप अगर कैलकुलेटर से चेक करें तो ये बनेगा 0.0625। 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.625 बनेगा, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई 625 आता है, लेकिन क्योंकि डेसिमल पॉइंट है इस वजह से ये 0.0625 जो है ना वो आपके पास, ये आंसर आपको कैलकुलेटर देगा। अब देखिए आपने इसको सेंट्री नोटेशन में लिखना है। तो सेंट्री नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि जो लेफ्ट साइड से जो पहला आपके पास ना नॉन जीरो नंबर होगा ना, ये अब आपकी लेफ्ट साइड है, इस साइड से आप आ रहे हैं ना तो ये लेफ्ट साइड है आपकी। तो लेफ्ट साइड से आपके पास जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा तो वो आपके पास, नॉन जीरो का मतलब ज्यादा देन जीरो ना, तो वो आपके पास 6 बन रहा है।
तो 6 के बाद आपके पास ना पॉइंट होना चाहिए। तो अब आप देख लें कि ये जो पॉइंट है और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं। तो इसके दरमियान देखें 2 डिजिट है, 0 और 6। और जब भी ये लेफ्ट से आप आते हैं तो इसकी पावर आपके पास ना नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें आप फिर इसको क्या लिखेंगे 6.25। 6 के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आपका इधर आ गया और 10 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी -2। तो 10 की पावर -2 क्योंकि लेफ्ट से आ रही है। इसलिए अगर आप राइट से आ रहे होते तो फिर आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो अब हम ऑप्शन में इसको चेक करें तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा आपके पास बन है। तो यहाँ पे ये आपके पास सी जो है वो ऑप्शन बन है 6.25 और 10 की पावर। तो अब आप इस ऑप्शन को यहाँ पे ना टिक कर देंगे, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3 में है कि A = 2, 4, 6 and B = 0, 6 फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो इसमें आपने बताना है कि A क्रॉस B में जो है वो कितने जो है आपके पास ना इसमें एलिमेंट होंगे, वो आपने इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि आपके पास ना A के एलिमेंट कितने हैं इसमें और आपके पास ना B में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम सेट A के काउंट करें तो सेट A में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो उसमें एलिमेंट आपके पास देखें A में 2, 4 और 6 है तो उसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B देखें तो सेट B में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसलिए आपके पास फिर जो है A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B के कितने एलिमेंट, तो ये आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। A क्रॉस B सेट में अगर आपने इसके एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं तो वो आपके पास हो जाएगा 3 × 2। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। तो A क्रॉस B में आपके पास 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास इसका ऑप्शन जो है वो इस केस में आपके पास ऑप्शन B आ जाएगा कि इसमें आपके पास 6 जो है वो एलिमेंट हो गए। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो आपका सी ऑप्शन ये बन रहा था 6.25 और 10 पावर -2 इसका आंसर आया था ना, तो वो आपका यहाँ पे ना सी ऑप्शन जो है बन रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6xy एंड 5xy² - 3x²। तो इसका आपके पास ना जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ना वो आपके पास क्या बनेगा। तो इसको पहले आप इसमें ये करेंगे कि आपने इसके जो है वो फैक्टर आप इसमें बनाएंगे। तो फिर आप देखेंगे इससे ना इसकी वैल्यू ना आपके पास ना क्या वो आपके पास ना आती है। तो वो इसको देखते हैं कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं। तो एलसीएम आपके पास क्या होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं और जो आपके पास ना अनकॉमन फैक्टर है उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज है आपके पास यहाँ पे ना बन रही है इसमें। तो देखिए फ्रेंड जो पार्ट नंबर 4 है इसमें फर्स्ट फैक्टर आपके पास जो है वो आपके पास ना यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो है वो आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर जो है वो आपके पास इसमें RS 7x - 6xy। इसमें देखें दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन ले तो ये बन जाएगा 7 - 6y। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड फैक्टर देखें तो सेकेंड फैक्टर आपका 5xy² - 3x²। तो इससे अगर आप देखें तो कॉमन क्या बनेगा, एक तो देखें आप इसमें भी x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें तो ये आपका बन जाएगा 5y²
और -3x। तो इसका मतलब है ये जो x है ये आपके पास इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, और ये बाकी ये दो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं ये अनकॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो इसलिए फिर इसका एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर x, और इन दोनों को ना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे वो आपके पास ना इसमें डी ऑप्शन बन है ना, ये वाला, इसमें x ये 7 - 6y × 5y² - 3x, क्योंकि एलसीएम आपका होता है कॉमन फैक्टर को और अनकॉमन को ना, ये आपका कॉमन फैक्टर है और ये अनकॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, इससे आपने पार्ट नंबर 5 में सोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी फाइंड करना है। आपको एक इक्वालिटी गिवन है, इक्वालिटी आपके पास इसमें आ रही है -2x है, -1/2 है, और लेस देन इक्वल टू 3/2 आ रहा है आपके पास। ये आपके पास एक इक्वालिटी आ रही है, तो इसका आपने सोल्यूशन बताना है। तो इससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में देखें इससे 2 आ रहा है, तो 2 से ना आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × -2x हो जाएगा। सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 × 1/2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/2 आ जाएगा आपके पास। तो ये 2 जो है वो आपके पास ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × -2 -4x आ जाएगा आपके पास, और ये -1, और राइट हैंड साइड पे ये इक्वालिटी आपकी आ जाएगी 3 यहाँ पे ना आपके पास बच जाएगा। तो -1 को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ना आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं, तो इम्प्लाई दिस इक्वल टू -4x इज लेस देन इक्वल टू, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आपके पास 4 आ जाएगा। या फिर देखें आप -4 से डिवाइड करें। इक्वालिटी में स्टूडेंट जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से ना, इक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब मैं यहाँ से -4 से डिवाइड करूँगा तो ये x आ जाएगा यहाँ पे, और ये साइन में चेंज रहेगा और इधर आगे पास तो 1 आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर के केस में क्योंकि -4 यहाँ पे ना नेगेटिव है, तो जब आप इधर भी -4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी -4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से तो ये -4 काट जाएंगे, और इधर भी 4 और 4 काट जाएंगे, तो -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है वो आपका सी ऑप्शन बन रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें आपने एंगल जो है वो आपका इसको कन्वर्ट करना है कि ये रेडियन में ये एंगल ना आपके पास किसके बराबर होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू ना आपके पास क्या आती है रेडियन में। तो अब देखें जब भी आप एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, आप उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब जो एंगल आपको डिग्री में दिया गया है उससे आपके पास देखें वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे इसमें मिनट्स भी जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो इसलिए फिर यहाँ पे देखें पहले तो आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल लिखा है आपका 15 डिग्री और 50 आपके पास तो मिनट्स भी इससे आ रहे हैं। ये प्राइम साइन जो है वो मिनट्स के लिए। तो पहले हम पूरे एंगल को डिग्री में चेंज करेंगे, तो ये 15 डिग्री आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और 15 मिनट्स जो है 15 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास ना 15 डिग्री और ये आपके पास 0 काट जाएंगे तो 5/6 आ जाएगा। 0 को अगर आप कैंसिल कर दे तो ये 5/6 आ जाएगा डिग्री में। तो नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी कि 15 6 का 90, ये हो जाएगा 90 + 5/6 आ जाएगा आपके पास। ये आपकी वैल्यू सारी की सारी डिग्री में आ जाएगी।
तो इसको फिर आप लिख सकते हैं 95/6 और ये वैल्यू आपकी डिग्री में आ जाएगी। अब हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 95/6 अब डिग्री में आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप π/180 से, तो ये वैल्यू अब आपकी रेडियन में आ गई। लेकिन इससे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। देखिए 180 और 95 5 से डिवाइड होंगे, तो 5 1 का 5 और 4 जब कैरी करें 45 बन जाएगा, तो 5 9 जब 41, तो न्यूमरेटर में 19 आ जाएगा। और 180 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। 3 इधर कैरी कर 30, तो 5 6 जा 30, तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपके पास 216 आ जाएगा और 7 पाई, तो 19 ओवर 216 पाई। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन बार है, 19 पाई ओवर 216, तो ये आप देखें ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इससे। नेक्स्ट देखें इसके पार्ट में है कि इफ फॉर नेविगेटर गिव्स बेयरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। कह रहे कि इफ नेविगेटर गिव्स बेयरिंग ऑफ 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। तो यहाँ पे देखें बेयरिंग आर मेजर, बेयरिंग जो होते हैं ना मेजर करते हैं इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से ना इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो है उसमें इसको मेजर करते हैं। तो अब देखें हम नॉर्थ में खड़े हैं, तो नॉर्थ से अब ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। तो अब आपने नॉर्थ से ना क्लॉक वाइज यानी इस डायरेक्शन में एंगल को आपने मेजर करना होता है। तो अब जब नॉर्थ में और 0 डिग्री है तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में ही आप है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री 360 डिग्री अगर आप घूमेंगे ना तो फिर भी आप नॉर्थ में, तो ये दो एंगल पे आप नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह अगर आप 90 डिग्री आगे मूव करते हैं तो आप 90 डिग्री पे ईस्ट डायरेक्शन में होंगे। इसी तरीके से आप 180 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें घूमते हैं तो आप साउथ डायरेक्शन में होंगे। और इसी तरह अगर आप 270 डिग्री पे चेक करें तो वो आपके वेस्ट में डायरेक्शन में ना, यहाँ पे आप आगे ना अगर वेस्ट पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस केस में फिर आपका आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ, ए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर आपको दी हुई है, तो इसमें देखें अब आपने यहाँ पे अल्फा और बीटा एंगल, ये दोनों एंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एंगल आपस में बराबर है, बीटा एंगल और अल्फा एंगल आपके पास बराबर है। तो बी की वैल्यू ना आपने फाइंड करनी है। तो अगर देखें यहाँ पे ना तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, यहाँ भी ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपके पास ना 90 डिग्री के बराबर है। यानी आपके पास ये भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाली ट्राइंगल जो है ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बी आपने फाइंड करना है। अब अल्फा और बीटा इक्वल है, तो पहले अगर हम ये वाली ट्राइंगल सॉल्व करें ना जिसमें बीटा एंगल बंद है, तो इसमें देखें बीटा के जो सामने साइड होगी ये वाली साइड, ये आपके पास ना परपेंडिकुलर होगा, ये यानी आपके पास पी है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, वो आपके पास आई हाइपोटेन्यूज या एच होता है। इसी तरह यहाँ भी आपके पास ये एच है इस ट्राइंगल में भी, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अब आपने देखना है कि जो आपने वो 6 रेशियो इसमें ना पड़ी हुई है, तो उसका हम कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे ना इसमें वैल्यू जो है ना आपके पास में क्या बनती है।
तो देखिए साइन थीटा जो है, साइन यहाँ पे जैसे पहली ट्राइंगल में बीटा है ना, तो साइन बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है, सम पीपल एज। तो सम पीपल एज क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो p की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे ये कि p यहाँ पे b के बराबर और x b के, तो p की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में आपके पास ना h आ रहा है, तो h आपके पास किसके बराबर है, b के। इसी तरह अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू करें, फाइंड करें, तो इसमें p की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे आपके पास p c के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास a के बराबर है। क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा इक्वल है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि आपके पास जो b ओवर b है वो किसके इक्वल बराबर होगा, c ओवर a के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू ए डी आ जाएगा। और अगर आप दोनों साइड पे क्या करें, ये सी इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि बी आना चाहिए, तो बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी ओवर सी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या बनेगी, ए डी ओवर सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। तो ये आपका आ जाएगा ए डी ओवर सी। अच्छा स्टूडेंट, इसका एक और तरीका भी है, वो मैंने अपने पास में क्वेश्चन रखा हुआ है, तो मैं आपको वहां से इसका चेक करवा देता हूँ। ये आपके पास में पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मेरे पास सॉल्व फॉर्म में है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे ना आप एक और रिजल्ट और भी अप्लाई करके ना इसको ना सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ये है कि एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि सिंस बिकॉज अल्फा एंड बीटा द लाइन इज एन एंगल बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आप इसमें ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल टू रेशियो ऑफ द बेस सेगमेंट, यानी जो रेशियो होगी ना एडजेसेंट साइड की वो इक्वल होगी रेशियो ऑफ बेस सेगमेंट के। तो अगर आप वो फिगर को याद करें तो वहाँ ए ओवर सी और बी ओवर डी इनकी रेशियो में बराबर होगी। तो इस तरह इक्वल रख के यहाँ से भी आप बी की वैल्यू ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये याद हो ना तो इसको आप यहाँ पे ना अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्राइंगल से अगर आप इसको दोबारा देखें तो यहाँ पे देखें ये सी था ना, सी ओवर ए और यहाँ पे बी ओवर बी, इनके अगर आप रेशियो देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको इसको दोबारा, ये ना सी साइड है ना, ये सी और ए की रेशियो, तो यहाँ से आप ना इसको लिख सकते हैं ए ओवर सी की रेशियो इक्वल टू यहाँ से बी ओवर डी की रेशियो, ये इस थ्योरम से ना बराबर होगी। तो इसको अगर आप आगे फिर सॉल्व करें तो b की वैल्यू फिर आपके पास ना ए डी ओवर सी आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको ये एंगल जो है ना बाइसेक्टर थ्योरम याद हो तो वो आप अप्लाई करके इससे वो उसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 - टेंजेंट स्क्वायर इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी आपने वैल्यू है जो है वो फाइंड आउट करनी। अब देखेंगे आपके पास आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ आपके पास लिखा हुआ है -3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ से -3 जो है वो कॉमन ले लें, ये बन जाएगा आपका 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
ये ऊपर मैंने बताया सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फिर कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें बन जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये आपके पास में बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल बाइसेक्टर का जो आपके पास ना इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, जो एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक लाइन होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये पॉइंट जो है वो इन सेंटर होता है। तो जब आप कोई भी ट्राइंगल गिवन है तो इसमें ये होता है, जैसे अगर आपके पास ना ये एक ट्राइंगल है, ये आपके पास ये एंगल है, तो इसका ये एंगल है दरमियान से एंगल बाइसेक्टर इधर से आएगा। इसी तरह ये एंगल है तो यहाँ से भी इसका एक एंगल बाइसेक्टर आएगा। इसी तरह अगर यहाँ से है तो यहाँ से भी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये तीनों एक पॉइंट पे ये यहाँ पे ना मिलेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल आपस में मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। तो क्या होते हैं, आप पहले से तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ना एंगल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो तीनों जिस पॉइंट में मिलते हैं वो क्या होता है, वो इन सेंटर होता है आपके पास। नेक्स्ट देखें, इसमें ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। आपने बताना है कि रेगुलर हेक्सागोन में आर जो इंटरनल एंगल है वो कितना होता है। तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होती है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और जिसमें सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो हेक्सागोन क्या होती है, 6 साइडेड आपके पास ना फिगर होती है। तो इसकी अगर मैं रफ सी फिगर आपको बना के दिखाऊँ तो ये वो इस टाइप की आपके पास ना फिगर बनेगी। इसमें यहाँ से 2 साइड में मिल जाएंगी, तो इधर से भी एक साइड और यहाँ से, ये आपके पास ना इस तरह की शेप होती है। इसमें ये 6 एंगल ना बनते हैं। ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, रेगुलर हेक्सागोन में साइड भी बराबर होती है और ये एंगल भी बराबर होते हैं। इन एंगल का जो सम होता है, सारे एंगल का सम जो है वो क्या होता है, 720 के बराबर होता है, 720 डिग्री के बराबर। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करें तो ये आपके पास एंगल जो बनेगा वो आपके पास 120 डिग्री के बराबर होता है इसमें। तो इससे भी अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे इसमें ना आर एंगल जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 का क्या होता है 32, तो 720 आपके पास ना आ जाएगा। तो रेगुलर का वर्ड जब लगा होगा तो ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। और रेगुलर हेक्सागोन क्या होते हैं, 6 साइडेड क्लोज फिगर ना, तो इसके अंदर जो एंगल बनते हैं ना उनको इंटरनल एंगल कहते हैं। तो टोटल सारे एंगल ऐड करें तो 720 होता है उनका सम, और वैसे हर एंगल जो है 120 के बराबर होता है। इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। इसका अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं ना तो वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसमें, तो वो मैं आपको इसमें दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। यहाँ पे ना इसका रिजल्ट आप अगर इसको देखना चाहें तो ये आपके पास ना इसका फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इसका फार्मूला है, अगर आप ये याद रखें, n-2 इंटू 180 ओवर n। तो अगर आपने इसके इंटरनल एंगल कैलकुलेट करने हैं रेगुलर हेक्सागोन पे, और इसकी n जो है ना साइड शो कर रहा होता है, कितनी साइड वाली फिगर है, तो हेक्सागोन के केस में वो 6 होगा। तो यहाँ पे n-2 इंटू 180 ओवर n में अगर आप 6 पुट करें तो यहाँ पे n की जगह जब आप 6 पुट करेंगे, 6 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। और इस डिनोमिनेटर में n की जगह 6 पुट करेंगे तो 4 इंटू 180 ओवर 6 आ जाएगा। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें 720 हो जाएगा, और इसको 6 से डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा। तो फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन के केस में एंगल आपके पास इंटरनल है वो हर एंगल 120 के बराबर होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपसे पूछ रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p इक्वल टू 5 4 एंड q इक्वल टू 5 माइनस 6 is। तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉइंट होते हैं जो किसी कंडीशन को ना सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ अब आपने बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी लोकस ऑफ पॉइंट की, जो कि इक्वल डिस्टेंस हो p और q से। अब यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट्स हैं p और q ना, वो आपके पास में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ना इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझ लें तो ये अगर आपके पास लाइन आ रही है तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट p जो है 5 और 4 है, x की वैल्यू 5 और 4 है, एक पॉइंट यहाँ पे p और दूसरा पॉइंट ना इस साइड पे आपके पास ना जो सेकंड पॉइंट है वो 5 और माइनस 6 के बराबर है। तो x की वैल्यू ना यहाँ पे 5 थी और y इधर से आप देखिए तो ये 4 के बराबर आ रहा है, इधर से y ना आपका माइनस 6 आ रहा है। तो ये ना एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं x इक्वल टू 5, जो एक लाइन ना आपके पास देखिए ना, ये लाइन के ऊपर ना ये पॉइंट है इस तरीके से। तो अब आपने एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ना इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, तो वो लाइन हमने फाइंड करनी है। तो इसका तरीका क्या है, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे दोनों में x की वैल्यू ना 5 आ रही है, x की वैल्यू 6 है। तो वो पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, अगर x की वैल्यू 6 है, जैसे यहाँ पे x 6 है, y भी 6 हो सकता है, y 6 हो तो आपने x की वैल्यू इसका मिड पॉइंट लेना है। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 6 होगी तो y के मिड पॉइंट का, तो यहाँ क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह पे p में भी 5 है, q में 5 है, इसलिए मैं क्या करूँगा y की वैल्यू का मिड पॉइंट निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब y की वैल्यू पहले पॉइंट में 4 आ रही है और दूसरे में माइनस 6, दोनों को ऐड करो 6 माइनस 4, इसको ना 2 से डिवाइड करो तो ये आपके पास बनेगी माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे माइनस 2/2 या ये आ जाएगी माइनस 1 की। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 1। तो y माइनस 1 यहाँ पे 0 है ना, तो अगर इससे नीचे यहाँ पे ना आपके पास ना y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये ना आपके पास ना एक लाइन आपके पास ना यू बनेगी। तो ये जो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट डिस्टेंस में बराबर होगा। किसी जगह से भी ना आप ये पॉइंट यहाँ पे ले तो यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस ना आपका बराबर रहेगा। चाहे आप इधर से पॉइंट देखें तो ये डिस्टेंस आपके पास ना, तो ये वाली जो y इक्वल टू माइनस 1 वाली लाइन है, ये इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगी, यानी ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा। तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस 1। इसलिए आप इसका ऑप्शन फिर लिखेंगे सी वाला y इक्वल टू माइनस 1 इज करेक्ट आंसर इसका, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा द मीन ऑफ नंबर इज द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7। अब यहाँ पे ना आपको मीन गिवन है, तो मीन जो है वो आपके पास 11 नंबर का 7 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द नंबर 13 इज डिलीटेड, तो एक नंबर ना उसमें से 13 जो है ना उसको वो उसने डिलीट कर दिया। तो फिर वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर, यानी रिमेनिंग नंबर आपके पास पहले 11 थे ना, तो एक नंबर आपने इसमें डिलीट कर दिया तो वो आपके पास ना रिमेनिंग नंबर यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे आपके पास। तो चले इसका मीन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मीन का फार्मूला सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मीन का फार्मूला जो है ना वो आपके पास किस फॉर्म में होता है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ पे मीन को ना एक्स बार से आप डिनोट करते हैं। तो मीन यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन।
यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको आपने सम कर लेने और फिर नीचे जितनी वैल्यू होंगी इनसे आपने डिवाइड कर देना। तो यहाँ से अगर ये सिग्मा एक्स की वैल्यू फाइंड करें या सम की वैल्यू फाइंड करें तो सम किसके बराबर होगा, मीन वैल्यू को आप जितनी वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले देखो इसमें ये वैल्यू आपकी ना यहाँ पे ना इससे क्या बनेगी। तो देखें सम या सिग्मा जो आपके पास ना यहाँ पे आ रहा है सम जो है, तो फर्स्ट केस में देखें इससे क्या है कि मीन ऑफ 7, मीन जो है ना ऑफ 11 नंबर इज 7, यानी मीन जो है वो 7 के बराबर है। तो कितने नंबर का कह रहे जो आपके पास ना 11 नंबर है, n 11 है और मीन एक्स बार जो है वो 7 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो ये सम आ गया। अब दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि नंबर 13 जो है ना इसमें से डिलीट कर दिया गया, एक नंबर 13 था वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब है न्यू सम जो है वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आप एक नंबर बीच में से माइनस कर देंगे 77 में। तो 77 में से आप क्या करें 13 को माइनस कर लें तो आपके पास जो वैल्यू इसमें माइनस करने के बाद बनेगी वो 64 आ जाएगी। तो ये न्यू सम आ गया। और इसी तरह n जो है वो आपका देखिए ना, पहले 11 वैल्यूज थी, अब आपके पास 10 वैल्यूज रह जाएंगी, एक कम हो जाएगी ना, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे x बार की वैल्यू या मीन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्वेश्चन में उसमें पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। तो मीन क्या होता है सिग्मा, तो न्यू सिग्मा आपका 64 हो गया और इसको आपने 10 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आ जाएगा 6.4 के इक्वल। तो 6.4 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड। आपके पास ना प्लेइंग कार्ड है, तो टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, टोटल जो कार्ड है वो आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं 52 के इक्वल। टोटल आपके पास जो कार्ड है 52 होते हैं। अब आपने इसमें आपने बताना है कि इसमें कितने जो है वो किंग की प्रोबेबिलिटी है, तो किंग जो है इसमें आपके पास 4 होते हैं। टोटल 52 कार्ड में से जो है वो आपके पास 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं। एक इसमें होता है किंग ऑफ हार्ट, एक होता है किंग ऑफ डायमंड, एक होता है किंग ऑफ क्लब और एक होता है किंग ऑफ स्पेड। तो 4 जो है वो किंग आपके पास होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि आपने फेवरेबल आउटकम जो होता है उसको डिवाइड करना होता है टोटल आउटकम से। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय जो टोटल आउटकम होते हैं। इसको अपना ये आउटकम लिखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि आपका किंग आ जाए, किंग 4 है और टोटल वैल्यू आपकी 52 है, तो इसको कटिंग करेंगे तो ये 1/13 आ जाएगा 4 से अगर आप इसे पर। तो इसका मतलब है ये आपका सेकंड जो बी ऑप्शन है ये आपका बनेगा 1/13 के। और लास्ट जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन जो है उसको 2 दफा ना टॉस किया गया, तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एड ट्वाइस थी, तो 2 दफा ऐड आने का कितना चांसेस है। तो अब देखें एक्सपेरिमेंट जो है ना यहाँ पे 2 दफा परफॉर्म किया गया, तो एक एक्सपेरिमेंट में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या ऐड आ सकता है या टेल आ सकता है।
इसी तरह जब दूसरे केस में फिर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी। पहली दफ़ा आपने थ्रो किया हेड आया, दूसरी दफ़ा भी थ्रो किया हेड आया, या फिर पहली दफ़ा हेड आ गया, दूसरी दफ़ा टेल आपके पास आ गई, या फिर पहली दफ़ा आपके पास टेल आ गई, दूसरी दफ़ा हेड आ गया, या दोनों दफ़ा आपके पास टेल आ गई। तो टोटल आउटकम यहाँ पे आपके पास जो है वो कितने बन रहे हैं, इनको काउंट करें सेट के, तो 4 पॉसिबिलिटी है। दोनों ऐड हो जाए, पहला ऐड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा ऐड, या दोनों टेल हो जाए। तो टोटल आउटकम 4 है। और फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या है कि दोनों दफ़ा ऐड आ जाए ट्वाइस, तो वो एक ही देखें केस में यहाँ पे ना ऐड आ रहा है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बन जाएगी 1/4 के बराबर। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो इसको आप मार्क कर लेंगे। इस फ्रेंड इस तरीके से आप मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसमें सेक्शन बी और सी जो है वो डिस्कस करेंगे।